हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल है? तो बच्चों, हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि आखिर जो इम्पॉर्टेंट मिनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मिनरल की वजह से क्लोरोसिस हो रहा था, किसकी वजह से नेक्रोसिस, सेल डिवीज़न की ग्रोथ और फ्लावरिंग डिले, ये सब किन की वजह से होता है। और साथ में हमने मोबाइल और इमोबाइल मिनरल एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में भी लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया था। और साथ ही हमने देखा था कि मिनरल टॉक्सिसिटी क्या होती है। तो बच्चों, अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि आखिर मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म है वो क्या है। तो बच्चों, ये जो मिनरल एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म है ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। कुछ साइंटिस्ट जो मानते थे वो ये मानते थे कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव प्रोसेस के थ्रू होता है और उसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती, जबकि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है। बच्चों, आपको पता है कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है वो मेनली क्या होता है? मेनली एक एक्टिव प्रोसेस होता है। तो ठीक है बच्चों, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। तो बच्चों, ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती। इसका मतलब पैसिव प्रोसेस विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। तो बच्चों, एटीपी खर्च किए बिना जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल्स का वो किस किस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले हम मेथड देख रहे हैं बाय सिंपल डिफ्यूज़न, कि सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू रूट हेयर जो है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन बच्चों, ये थियोरी जो है वो सही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मिनरल आयंस को सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू तो नहीं आने देगी। हाँ, इस कुछ अमाउंट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ज़रूर से मिनरल जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। बच्चों, सेकेंड थियरी देखते हैं हम बाय मास फ्लो। मास फ्लो हाइपोथेसिस जो है वो हाइमो ने प्रपोज किया था और क्रैमर ने इनको सपोर्ट किया था। बच्चों, मास फ्लो क्या होता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हमने देखा वाटर जो है वो अपनी पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बहे जा रहा है। यदि प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मास का फ्लो वाटर का फ्लो होता है तो हो सकता है उस वाटर में यदि डिजॉल्व सॉल्ट्स हों तो वो उसके साथ में बहने लग जाएं। इसका मतलब बच्चों, जैसा कि हमने पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें रूट हेयर से वाटर जो है वो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू फ्लो कर रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन के इन्फ्लुएंस में वाटर जो है वो मूव कर जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मिनरल जो मास फ्लो के थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है वो एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंडोडर्मिस में उसे सिम्प्लास्ट होना पड़ेगा और अल्टीमेटली एटीपी कंज्यूम करनी पड़ेगी। और बच्चों, थर्ड थियरी है बाय आयन एक्सचेंज, कि आयन जो है वो एक्सचेंज के थ्रू सेल के अंदर चले जाते हैं। ऐसा जैनी और ओवरस्ट्रीट जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बोला कि एक मेथड हो सकता है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज और दूसरा हो सकता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज। इसमें क्या कि जैसे सेल के पास H+ है तो H+ जो है वो एक्सचेंज हो सकता है किसी भी कैटायन के साथ में, और OH- जो है वो एक्सचेंज हो सकता है बच्चों किसी भी एनायन के साथ में। तो सेम चार्ज वाले जो आयन है वो H+ और OH- के थ्रू जो है, H+ के थ्रू कैटायन और OH- के थ्रू एनायन जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, इसके बाद में कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी जो है वो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में बोलते हैं कि जो H+ है उससे कैटायन एक्सचेंज हो जाएंगे और कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक हुआ है किसमें? H+ में और HCO3- के अंदर, ये दो चीज़ों में ब्रेक हुआ है। तो H+ का एक्सचेंज किससे हो जाएगा बच्चों? कैटायन से। और यहाँ पर HCO3- जो है उसका एक्सचेंज किससे हो जाएगा बच्चों? एनायन से। तो ये दो थियरी जो है वो आयन एक्सचेंज थियरी है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज में H+ OH- के थ्रू, एंड कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी में जो H+ और HCO3- है उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज होता है। बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम बाय डोनन इक्विलिब्रियम। डोनन इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं कि ये थियरी जो है उसके अकॉर्डिंग कि मेम्ब्रेन जो है उसके एक साइड पे कुछ स्पेशल आयन्स हैं, दूसरे साइड पे दूसरे आयन्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मोस्टली सेल के अंदर जो एनायंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक जो आयन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और वो इमोबाइल होते हैं, या हम ऐसा मान सकते हैं कि वो इजीली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका मतलब यदि
नॉन डिफ्यूजिबल एनायन यदि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, एनायन विच आर फिक्स्ड और नॉन डिफ्यूजिबल, तो वो एक्सचेंज हो सकते हैं उन कैटायंस के साथ में जो इजीली डिफ्यूजिबल होते हैं। लेकिन बच्चों इसकी भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि डोनल इक्विलिब्रियम में आयंस जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं। किस तरीके से? जैसे सेल के पास यदि C+ है इनसाइड, यानी कैटायन जो है वो जितना अंदर है और एनायन जितना अंदर है, उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? वो कैटायन आउटसाइड और एनायन आउटसाइड जो है उसके बराबर होना चाहिए। तो बच्चों ये जो थियोरी है वो थियोरी को ही हम बोलते हैं डोनल इक्विलिब्रियम। और इसके अकॉर्डिंग कि यदि सेल के अंदर माइनस आयन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी इजीली आ सकता है विदाउट कंज्यूमिंग ATP। ओके बच्चों, तो समझ गए। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑफ डोनल इक्विलिब्रियम, equilibrium is attained if anion and cation of the internal solution becomes equal to the anion and cation in external solution। समझ गए बच्चों? तो ये कुछ थियरी जो है वो पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन की, लेकिन बच्चों इसका एक ड्रॉबैक था। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव किया कि यदि हम प्लांट को किसी सॉल्यूशन में रख देते, इवन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जहाँ पर वो आयन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ा दे, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर ATP कंजम्पशन या रेस्पिरेशन जो है उसका रेट भी बढ़ जाता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि नहीं, प्लांट के अंदर जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव नहीं बल्कि मेनली एक्टिव होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन थियरी, ये जो एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन की थियरी जो दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग जो मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर ATP कंजम्पशन होता है। ATP जो है वो यहाँ पर खर्च होती है। और बच्चों इसमें जो डिफरेंट थियरीज दी हुई है, एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। कि सबसे पहले थियरी है वो है साइटोक्रोम पंप थियरी, और ये थियरी जो है वो लुंडेगार्थ ने और बर्स्ट्रोम ने दिया था बच्चों। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या? इस थियरी के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोक्रोम पंप है, और ये साइटोक्रोम पंप जो है वो एनायन का एब्जॉर्प्शन जो होता है, एनायन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इसका मतलब ATP कंज्यूम करके करते हैं। एनायन तो एक्टिवली जाएगा, लेकिन बच्चों इसके पीछे कैटायन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसे हो जाता है? वो पैसिव प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, उसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। तो बच्चों क्लियर है, साइटोक्रोम पंप थियरी जो है वो लुंडेगार्थ और बर्स्ट्रोम ने दिया है। और इसके अकॉर्डिंग एनायन, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं बच्चों, A फॉर एनायन एंड A फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एनायन का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा और दूसरा कैटायन का एब्जॉर्प्शन इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाता है? पैसिवली हो जाता है। बच्चों यदि हम साइटोक्रोम पंप थियरी के अकॉर्डिंग बात करें कि यदि कोई भी प्लांट जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में रखा हुआ है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, उसको ATP की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ऐसा रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं सॉल्ट रेस्पिरेशन। यानी इफ अ प्लांट इज केप्ट इन solution that is having high concentration, in that case rate of respiration is increased, known as salt respiration। और एक्टिव और साइटोक्रोम पंप थियरी के अकॉर्डिंग ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोल देंगे? एनायन रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि एनायन के लिए ATP कंज्यूम हुई है, कैटायन के लिए नहीं। फिर बच्चों नेक्स्ट देखो साइटोक्रोम, नेक्स्ट देखिए कैरियर कंसेप्ट थियरी। कैरियर कंसेप्ट थियरी जो है वो होनर्ट ने दिया था, और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर प्रोटीन होते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं? तो जैसे बच्चों ये एक सब्सटेंस है, आयन है, जिसको ट्रांसपोर्ट करना है। ये मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर प्रोटीन जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है? सबसे पहले ये कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो आकर के अटैच हो जाता है किससे? इस कैरियर मॉलिक्यूल से, कैरियर प्रोटीन से। तो क्या बन गया? एक आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों, इसके अंदर मूवमेंट होती है। जैसे सपोज ये ऐसे रोटेट कर गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स जो है इसमें डायरेक्शन जो है वो आयन की चेंज हो गई। पहले सपोज ये आउटसाइड है, आउटसाइड द सेल, ये इनसाइड द सेल। तो पहले आयन सेल के बाहर था, ये आयन है, और कैरियर प्रोटीन ने क्या किया? इस आयन को बाइंड किया और रोटेट कर लिया, और ये जो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना ये अंदर की तरफ जा करके फिर से क्या होगा? फिर से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल आयन जो है उसको सेल के अंदर रिलीज कर देगा और वापस से रोटेट करके किस कंडीशन में चला जाएगा? पहले वाली कंडीशन में। तो इस तरीके से बार बार रोटेशन के थ्रू या कुछ और एक्टिविटी के थ्रू ये कैरियर आयन जो होंगे
कैरियर प्रोटीन जो होंगे वो आयन को ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैरियर कंसेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ये क्या करेंगे, विच एब्जॉर्ब्स बोथ द आयन एंड फॉर्म आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स। इन्होंने क्या किया, आयन्स को एब्जॉर्ब किया, जो पॉजिटिव आयन के लिए होंगे वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव आयन के लिए होंगे वो नेगेटिव, और आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और ये आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जब वो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाएगा बच्चों, तब वो ब्रेक हो जाएगा। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में वो एनर्जी भी कंज्यूम करता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ATP भी कंज्यूम होगी कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के लिए, ताकि ये फिर से जो है वो इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। समझ गए बच्चों, तो इस तरीके से आयन कैरियर कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोटीन और लेसिथिन कैरियर कॉन्सेप्ट जो है वो कंसेप्ट बेनेट क्लार्क ने दिया था बच्चों। बेनेट क्लार्क ने क्या बोला था कि आप सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का टाइप है लेसिथिन, और लेसिथिन जो होता है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट होते हैं। कैसे, तो जैसे बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक फॉस्फोलिपिड मैंने बनाया, एक फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल से जब ऐड होता है तो थर्ड जो है उसके ऊपर ये वाला ग्रुप जो आपको दिख रहा है ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है, ये एक कोलिन ग्रुप है। तो बच्चों फॉस्फोटाइडिल कोलिन या लेसिथिन जो होता है उसके अंदर दो ग्रुप दिख रहे हैं। अब इन ग्रुप्स में भी क्या खास बात दिख रही है बच्चों, इन ग्रुप्स में आपको खास बात दिख रही है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी फॉस्फेट जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है और कोलिन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, फॉस्फेट पॉजिटिव आयन को यानी कैटायन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कोलिन जो है वो पॉजिटिव है तो किसको, नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये अटैच करवा देते हैं। अटैच करवाने के बाद में इनकी मूवमेंट होती है और ये अंदर की तरफ जाते हैं, और उसके बाद में ये जो कोलिन ग्रुप होता है, फॉस्फेटाइल कोलिन ग्रुप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद में ये आयंस को रिलीज कर देते हैं। जब रीसिंथेसिस होता है वापस से, अब ये ब्रेक हो गया, क्या होगा, रीसिंथेसिस होगा एसिटाइल कोलिन का और उससे जो फॉस्फेटाइल कोलिन है उसका। तो रीसिंथेसिस के टाइम पर ही ये क्या करता है, ये ATP कंज्यूम करता है और फिर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों प्रोटीन लेसिथिन कैरियर कंसेप्ट जो है वो यही बोलता है कि लेसिथिन जो है उसके पास दो ग्रुप हैं, फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव आयन को कैरी कर लेता है, और कोलिन ग्रुप जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव ग्रुप को कैरी कर लेता है। और बच्चों उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इनका रोटेशन हो जाएगा और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यानी साइटोप्लाज्म की तरफ जा करके ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, आयंस को रिलीज करेंगे, और जब वापस से रीसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो उस टाइम पे ATP कंज्यूम हो जाएगा। तो बच्चों ये जो प्रोसेस हमने पढ़े ये वो प्रोसेस है जिनमें ATP का कंजम्पशन होता है और एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों जो प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही होगा। इसके बाद बच्चों ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि किस तरीके से वो जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, अनलोड होता है, और जो सिंक की सेल होती हैं वो किस तरीके से उसे अपटेक कर लेती हैं एक्टिवली। तो बच्चों इसी के साथ में ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है कि आखिर मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। बच्चों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर यानी DNA RNA के अंदर। और इनके अलावा नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पिगमेंट क्लोरोफिल के अंदर और अदर कंपाउंड्स के अंदर। तो बच्चों ये नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, कैसे एसिमिलेट करता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। सबसे पहले देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो किसी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल की तरह ही है। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं उसमें क्या कंसेप्ट होता है, आखिर किस तरीके से हम उन्हें स्टडी करते हैं। कभी भी कोई भी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होगा या न्यूट्रिएंट साइकिल होगा तो उसके अंदर सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं रिजर्वायर, आखिर उसका रिजर्वायर कौन है।
और एक बार जब हमें रिजर्वायर मिल जाता है, हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वो मिनरल एलिमेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उससे हमको करवाना होता है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हुआ? इनपुट का मतलब हुआ कि वो रिजर्वायर है, उससे वो न्यूट्रिएंट आना चाहिए कहाँ पे? वो न्यूट्रिएंट आना चाहिए सॉइल में, यदि प्लांट उसे या ऑर्गेनिज्म से सॉइल के थ्रू लेता है। यदि डायरेक्टली एयर के थ्रू लेता है तो फिर वो डायरेक्टली किसके अंदर भी आ सकता है? वो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आ सकता है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो प्लांट नाइट्रेट जो है उसके फॉर्म में मेनली ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, तो हम इनपुट करा के कहाँ पे लाएंगे? सॉइल के अंदर। यानी हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इनपुट कैसे कैसे होता है। इनपुट करवाने के बाद में सॉइल में जब ये एक बार आ जाएगा तो उसके बाद में इसे कौन अपटेक करेगा? इससे प्लांट अपटेक करेगा। प्लांट से फिर वो कहाँ पे आएगा बच्चों? प्लांट से वो एनिमल के अंदर आएगा। प्लांट ने और एनिमल ने अपनी बॉडी में अपटेक उसको यूज़ करने के बाद में क्या होता है? इनका साथ साथ में डेथ भी होता रहता है, यानी एनिमल का डेथ भी होगा, प्लांट का डेथ भी होगा। और डेड जो प्लांट एनिमल होंगे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके थ्रू क्या हो जाएगा? उनके थ्रू ये वापस से सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की एक्टिविटी के थ्रू आ जाएगा। यानी पहले इनपुट करवा के सॉइल में लेके आएंगे, सॉइल से कहाँ पे आया? प्लांट्स में, प्लांट को खाया एनिमल ने, एनिमल प्लांट डेड हुए, तो इनको डिकम्पोज किया किसने? जो माइक्रोब्स हैं, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सॉइल में आ गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती रहेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, इसको बोलते हैं हम इंटरनल साइक्लिंग। यानी रिजर्वायर के बाद में हमने इनपुट करवाया, इनपुट करवा के इंटरनल साइक्लिंग चलाई। और ये जो इंटरनल साइकिल है, इससे ही कुछ पार्ट जो होता है वो टाइम टाइम पे रिलीज भी होता रहता है, यानी वापस से रिजर्वायर में भी जाता रहता है बच्चों। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आउटपुट। यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होगी वो पढ़ने का तरीका हमेशा क्या रहना चाहिए बच्चों? कि सबसे पहले हमें रिजर्वायर फाइंड आउट करना है। रिजर्वायर एक बार मिल जाए हमें, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें इंटरनल साइक्लिंग करवानी है। इंटरनल साइक्लिंग मतलब कि सॉइल से वो प्लांट के पास आया, प्लांट से फिर वो एनिमल के पास में आएगा, प्लांट एनिमल डेड होंगे, और फिर से वो माइक्रोब्स के थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू सॉइल के अंदर आता रहेगा। और कुछ कुछ अमाउंट जो होता है वो साथ में क्या होता रहता है? साथ में आउटपुट भी होता रहता है। इसका मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर 3 स्टेप हो गए। देख पा रहे हैं आप कि 3 स्टेप कौन कौन से हो गए? पहला स्टेप इनपुट, दूसरा स्टेप इंटरनल साइक्लिंग, और तीसरा स्टेप जो है वो है आउटपुट। जब ये तीनों बैलेंस होंगे या इनपुट और आउटपुट इक्वल होगा तो इसका मतलब इकोसिस्टम बैलेंस में। तो बच्चों यही कंसेप्ट जो है जनरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, उसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर। तो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल के अंदर सबसे पहले रिजर्वायर क्या होगा? रिजर्वायर जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो रिजर्वायर का यहाँ पर काम कर रही है। अब रिजर्वायर से इनपुट कितने तरीके से हो सकता है बच्चों? तो यहाँ पर इनपुट जो है उसके 3 मेथड्स पॉसिबल है। कौन कौन से हैं वो 3 मेथड्स बच्चों? एक हो सकता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा हो सकता है केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और बच्चों तीसरा हो सकता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 फॉर्म में सॉइल में आ सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बच्चों ये फिजिकली जो आता है वो किस वजह से आता है या क्या होता है इसके अंदर? जो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, NO, N2O या NO2। तो इस टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं वो बन जाते हैं। किस वजह से बनते हैं बच्चों? ये लाइटनिंग की वजह से बनते हैं। तो बच्चों लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन जो है वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया के अंदर। तो इस मेथड को हम क्या बोल देंगे? केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। और इनके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं,
उनकी हेल्प से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें भी बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम एक और भी नाम से जानते हैं, डायएजोट्रॉफी। डायएजोट्रॉफी। तो बच्चों ये डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बन गया या नाइट्रेट बन गया। लेकिन बच्चों प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में अपटेक कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट की फॉर्म में अपटेक कर सकते हैं। कुछ केसेस में नाइट्राइट और अमोनियम आयन भी प्लांट जो है वो अपटेक करते हैं, लेकिन मेनली वो क्या होगा, नाइट्रेट होगा। तो अमोनिया जो है वो पहले कन्वर्ट होता है NO2- के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, NO3- के अंदर। तो बच्चों इस तरीके से सॉइल में नाइट्रेट जो है वो आ जाता है, नाइट्रेट इन सॉइल। तो इस तरीके से हबर्स प्रोसेस वाला जो नाइट्रोजन होगा, अमोनिया होगा, वो भी कन्वर्ट होगा किसके अंदर, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। और यदि लाइटनिंग में नाइट्रेट बना हुआ है तो वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर आ गया, अल्टीमेटली सॉइल के अंदर नाइट्रेट आ चुका है। तो बच्चों इनपुट वाली प्रोसेस हमने यहाँ पर देखी कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर रिजर्वायर जो है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और एटमॉस्फेयर में बच्चों आपको पता है 78% जो है उसके अराउंड नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसका इनपुट हम 3 तरीके से कर सकते हैं, यानी ये जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे वो क्या है, इनपुट कौन सा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इनपुट। और इसके थ्रू नाइट्रेट बन के सॉइल में आ जाता है। तो बच्चों ये जो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट, ये जो कन्वर्जन चल रहा है इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है बच्चों ये। फिर अमोनिया जो है उसको क्या नाइट्रेट जो है सॉइल के अंदर, इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, अब इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट के अंदर आ गया। प्लांट के अंदर आने के बाद में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। यानी प्लांट के अंदर हुआ है प्रोसेस कौन सा, एसिमिलेशन हुआ। और ये इसको अमीनो एसिड्स या डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में जो है वो यूज़ करते हैं। और प्लांट को फिर खाया किसने, एनिमल ने, यानी कि प्लांट से कहाँ पे पहुँच गया वो नाइट्रोजन, एनिमल के अंदर पहुँच गया। अब बच्चों प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ हुई, सपोज डेड प्लांट एंड एनिमल। तो डेड प्लांट एनिमल जो होंगे उनका होगा डीकम्पोजिशन। और बच्चों डीकम्पोजिशन होकर के फिर क्या बन जाएगा, फिर ये जो है अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में आएगा। तो बच्चों डीकम्पोजिशन से अमोनिया बना, अमोनिया जो है वापस से सॉइल में आया नाइट्रेट की फॉर्म में, फिर से नाइट्रिफिकेशन होगा। तो बच्चों ये जो प्रोसेस यहाँ पर चली ये है इंटरनल साइक्लिंग, जिसमें एसिमिलेशन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन की प्रोसेस जिसमें अमोनिया बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे बच्चों, उसको बोल देते हैं हम अमोनिफिकेशन। यानी अमोनिफिकेशन हुआ, डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस है उसमें अमोनिया का बनने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। और बच्चों ये नाइट्राइट जो होता है, ये नाइट्राइट कुछ अमाउंट में वापस से कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2-, फिर NO, फिर N2O और अल्टीमेटली रिजर्वायर में पहुंच जाता है। बच्चों ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम आउटपुट। और ये जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम डी, ये नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, तो बोल देंगे डी नाइट्रिफिकेशन। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि पूरे नाइट्रोजन साइकिल के मेन स्टेप्स क्या क्या थे या कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको कि सबसे पहले इनपुट हुआ है। इनपुट के अंदर यदि हम ऑर्गेनिज्म के रोल की बात करें तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डायएजोट्रॉफी। यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है बायोलॉजिकल, जो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो बैक्टीरिया ऐसा काम करते हैं उनको डायएजोट्रॉफ्स बोलते हैं हम। फिर उसके बाद में प्लांट के अंदर फिर उस अमोनिया को या अमोनियम आयन को डायरेक्टली प्लांट तो ले नहीं सकता, तो प्लांट ने क्या किया, इस अमोनिया को जो डायएजोट्रॉफी में बना था उसका किया नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होगी बच्चों, जिसमें नाइट्राइट जो है वो किसमें, अमोनिया जो है वो नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। यानी दूसरा स्टेप जो है यहाँ पर वो होगा बच्चों नाइट्रिफिकेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है,
नाइट्रिफिकेशन क्या है, जिसमें अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद बच्चों प्लांट में हुआ क्या, एसिमिलेशन, यानी एसिमिलेशन टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे हम, नाइट्रेट एसिमिलेशन, कैसे प्लांट उसको यूज़ करता है। और उसके बाद चला इंटरनल साइक्लिंग, जब वो डेड होते हैं तो उस टाइम पे अमोनिया को वापस से रिलीज करने का काम कौन करते हैं बच्चों, कौन सी प्रोसेस, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन होगा। और जो अमोनिया एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन। तो बच्चों ये सारे स्टेप्स जो है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डायएज़ोट्रॉफी प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। और बच्चों ये जो डायएज़ोट्रॉफ है ये प्रोकैरियोट ही है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम उन्हीं के पास में होता है। तो रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है N2+, इसको रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन के अंदर 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, और साथ में ये कंज्यूम करता है कितना ATP, 16 ATP। और इस तरीके से वो रिएक्ट करता है। एंजाइम जो इसको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, उस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, साथ में 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ATP कंज्यूम हो गई है, इसका मतलब ADP बन गया है। तो बच्चों इस तरीके की रिएक्शन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चल रही है और अल्टीमेटली अमोनिया का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मच ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया। तो एक अमोनिया बनाने के लिए कितना ATP रिक्वायर्ड होगा, 2 के लिए 16 है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 8 ATPs रिक्वायर्ड फॉर 1 अमोनिया सिंथेसिस। और बच्चों ये जो बैक्टीरिया ऐसा काम कर रहे हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो सिम्बायोटिक होते हैं या नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। जो डायएज़ोट्रॉफ्स हैं वो उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों डायएज़ोट्रॉफ्स जो है उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डायएज़ोट्रॉफ्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और दूसरे साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो फ्री लिविंग या फिर सिम्बायोटिक। साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग कंडीशन में भी और सिम्बायोटिक कंडीशन में भी। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में एग्जांपल है एस्ट्रोबैक्टर, बेजिरेंकिया, बेसिलस, रोडोस्पेरिलियम, क्लोस्ट्रीडियम। बच्चों ये बैक्टीरिया एरोबिक एनारोबिक दोनों ही कैटेगरी के हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं एस्ट्रोबैक्टर, बेजिरेंकिया, बेसिलस, ये एरोबिक कैटेगरी में आते हैं। रोडोस्पेरिलियम और क्लोस्ट्रीडियम की यदि हम बात करें तो ये एनएरोबिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन बच्चों मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसके लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो अच्छे से काम कर पाता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में, इसलिए। बच्चों इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राइजोबियम की। राइजोबियम कहाँ पे, लेग्यूम प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। बच्चों एक और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, फ्रेंकिया। फ्रेंकिया जो है वो खुद एक्टिनोमाइस्टीज का मेंबर है और ये क्या करता है, ये नॉन लेग्यूम प्लांट लाइक कैजुरीना, अल्नस, मैरिका ऐसे प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ऐसे ही एरोराइजोबियम सिम्बायोटिकली स्टेम नोड्यूल बनाता है सेसबेनिया प्लांट के अंदर, ये भी लेग्यूमिनेसी का प्लांट है। ऐसे ही नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग जो है ओलोसीरा, टोलिपोथ्रिक्स, ये फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया दैट कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ राइस प्लांट जो है उस फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है। सिम्बायोटिकली एनाबीना, नोस्टॉक, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बच्चों एनाबीना जो है वो एजोला की लीफ में होता है और साइकस जो है उसके कोरेलॉइड रूट जो है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। नोस्टॉक जो होता है वो मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होगा बच्चों, एंथोसिरोस के अंदर होगा। तो बच्चों आपने देखा कि डायएज़ोट्रॉफ्स जो है वो कौन कौन से हैं और किस टाइप के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो बच्चों ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, इसमें अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। पहले ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है किसकी हेल्प से, नाइट्रोसोमोनास। फिर नाइट्रोबैक्टर जो है वो इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। इसके अलावा और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होता है नाइट्रो
कोकस और जो नाइट्रेट बनाने वाली प्रोसेस है इसके लिए नाइट्रोसिस्टिस। और इसके अलावा भी अदर ऑर्गेनिज्म फंजाई लाइक एस्परजिलस पेनिसिलियम जो हैं वो भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं बच्चों। और नाइट्रिफिकेशन के बाद में बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन वाली प्रोसेस जो है बच्चों उसमें क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होते हैं वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। तो इस प्रोसेस के अंदर जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसका नाम है स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। तो बच्चों स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम अमोनिफिकेशन क्या होता है। तो बच्चों अमोनिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म उनसे अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यानी डेड ऑर्गेनिज्म या डेड पार्ट जो भी है वो डिकम्पोज होकर के जो अमीनो एसिड्स वगैरह हैं या उनके अंदर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन या अमीनो एसिड वो ब्रेक होकर के क्या बना रहे हैं, वो ब्रेक होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ऐसा काम करने वाले जो बैक्टीरिया हैं लाइक बेसिलस माइकोइड्स, बेसिलस रेमोसस, बेसिलस वल्गैरिस और कुछ फंजाई वगैरह जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा आखिर अमोनिफिकेशन कैसे होता है। और इसके बाद बच्चों रूट नोडुल फॉर्मेशन और जो एसिमिलेशन का और पार्ट है वो डिटेल में हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने मेनली पढ़ा कि मिनरल के एब्जॉर्प्शंस के लिए मैकेनिज्म क्या क्या है बच्चों, और नाइट्रोजन साइकिल जो है वो क्या है और किस तरीके से रन करती है और उसके डिफरेंट स्टेप कौन कौन से हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।